नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। लोकसभा के चुनाव के बाद से देश की राजनीति में एक ट्विस्ट देखने को मिला है। ये ट्विस्ट है इंडिया अलायंस का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। लेकिन वहीं भाजपा ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा की। चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधक पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षियों के दोहरे रवैये की पोल जनता के सामने खोलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को गति देने के लिए सभी को सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। देखिए, इस बार चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं। इंडिया अलायंस ने कई मुद्दे उठाए हैं। पेपर लीक हो, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार हो, महंगाई या तमाम ऐसे सोशल मुद्दे जो मतदाता को लुभाने में, लेकिन इस सामने चैलेंज ये इन सारी पार्टियों के सामने तमाम ऐसे चैलेंज है। ऐसे में मुद्दे जो भाजपा को मजबूती देते हैं, उनमें से एक मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि का भी है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही असली मुद्दा सेट करेंगी। वहीं इस बार सीएम योगी अयोध्या से भी संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि अयोध्या से सबसे ज्यादा भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ गया। अब आपको योगी के अयोध्या दौरे की प्राइम बातों की तरफ ले चलते हैं। सीएम योगी ने श्री राम हेरिटेज वॉक का उद्घाटन किया, ई गोल्फ वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या हाट और मुक्तिधाम पर भी गए सीएम योगी और राम की पैड़ी और आरती स्थल का निरीक्षण किया। वहीं आइए सुनते हैं सीएम योगी को, जहां उन्होंने अपने बड़े एजेंडे को सेट करने की कोशिश की है। आज हम सबका ये पावन धाम देश और दुनिया में अपने एक भव्य और आधुनिकतम स्वरूप के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के जिस क्रम को देश के अंदर आगे बढ़ाया है और पिछले 10 वर्ष के अंदर जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उसी क्रम में अयोध्या धाम भी विरासत और विकास के इस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा की योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है वो है राम मंदिर। वहीं सीएम योगी का बैठकों का भी सिलसिला जारी है, क्योंकि ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का रोल होता है, वहीं मतदाता को जोड़ता है। अब आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। प्राइम टीवी की स्पेशल सूत्र की माने तो सपा करीब 8 सीटों पर अपना दांव खेल सकती है। यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होना है
उसमें से सपा जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है उसमें कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, मझवा, सीसामऊ, खैर और कुंदर की सीट शामिल है। सपा और कांग्रेस का सफर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जारी रखने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पर अभी तक ये वार्ता अपने अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। प्राइम डिबेट में आज तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि आज जो चर्चा होगी कि क्या विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा होगी। हमारे साथ इस पूरी डिबेट में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भाजपा तमाम गेस्ट जुड़ेंगे जो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त पूरी डिबेट करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस और दूसरे प्रवक्ता मौजूद हैं इस पर। भाजपा से बालकृष्ण जी हैं और प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं। सबसे पहला सवाल भाजपा से कि योगी जी का क्या है 30 का जो प्लान है, टीम 30 जो चल रहा है पूरे हर जगह, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, भाजपा का प्लान 30 के बारे में बताइए। थोड़ा फोन आप सर लैंडस्केप करिए। कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है अभी। हमारा सवाल भाजपा से, सबसे बड़ा सवाल यही है जो सामने अभी निकल के आ रहा है कि आपका जो 30 का जो प्लान है, टीम 30, वो क्या है टीम 30? टीम 30 का प्लान या 18 करोड़ हमारे जो पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम हैं, तो उनमें से निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी 10 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़ने जा रही है। पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के दम पे जो जीत के आए लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अन्य लोग हैं, तो सब लोग सामूहिक रूप से एक समेकित भावना के तहत निश्चित रूप से इस उपचुनाव की 10 सीटों पर बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश चौधरी जी के नेतृत्व में इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़के विजयश्री का वर्ण करेगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार आपके सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों डबल अटैक है इस बार, कैसे उसका सामना करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी चुनौती नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि अंधे के हाथ पर ढेर लग जाना एक कहावत नहीं, चुनौती तो रही है, तभी तो अलायंस जब अभी लड़ा है लोकसभा में। अब चुनौती 14 में रही नहीं, 17 में रही नहीं, 19 में रही नहीं, 22 में रही नहीं। अगर 24 के चुनाव में थोड़ी बहुत अगर कोई सफलता हाथ लग गई तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के जनमानस को गुमराह करने का काम और जो प्रदेश के जनमानस को संविधान के नाम पे या आरक्षण खत्म होने के नाम पे जो बरगलाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको बहुत ठीक से समझ चुकी है और इन दोनों शहजादों की कोई दाल नहीं गलने वाली है। देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके कारनामों से वाकिफ है। और अभी जो बिल्कुल अनिल शर्मा जी, इनका ये कहना है कि आप लोगों ने लोगों को उल्लू बनाया है, लोगों को एक पूरा गलत ब्रांड किया है संविधान को, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की CCC वाली एक नई नीति शुरू हुई है, कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन और कास्ट, इस चीज को वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो वो कहावत हो गई, उल्टा चोट कोतवाल को। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका रिजल्ट देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, किस प्रकार से जनता ने जनमत इंडिया गठबंधन को दिया, जिसको ये ठगबंधन कहते थे। इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छा बहुमत यूपी से मिला, 80 के 80 पार की बात करते थे, लेकिन 80 में से कितने सीटों पर ये टिक पाई जी। दूसरी बात, ये कहते हैं हमने जनता को बेवकूफ बनाया। संविधान बदलने की भाषण हमने नहीं दिया, इनके नेताओं ने दिया और ये सत्यता है। नहीं, ये तो जाहिर है। देखिए, आप ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है, लेकिन 400 पार के नारे को आप भी जानते कि आपने ट्विस्ट किया है। अब भले देखिए, पार्टियों का तो काम होता है जीतना, ये तो मानते हैं कि आप ट्विस्ट तो किया है उस बयान को।
इनके 400 पार का नारा देते देते ये लोग इस भ्रम में थे कि 400 पार कर जाएंगे, लेकिन काठ की हांडी रोज रोज नहीं चला करती है। जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, इसमें भ्रामक खबर कहां, ये तो सत्यता है। किसानों पर लाठियां भांजी के 750 किसानों की हत्या हुई, ये भ्रामक खबर ही या सत्यता है? 2 साल तक किसान डटे रहे वहां, तब ये बड़ी मुश्किल में 3 कृषि कानून वापस किए। जनता को जिस प्रकार से नकारने का काम किया, बेरोजगारी के नाम पर जनता ने नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम इनकी सरकार ने किया, और धर्म की हड़प की जो राजनीति इन्होंने की, उसका रिजल्ट जनता ने दिया है। और निश्चित ही अब इस चुनाव में भी यही होने जा रहा है। उपचुनाव में 10 सीटों पर जो चुनाव है, इससे समझ लीजिए इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के साथ इसमें पूरी मेहनत कर रहा है, और 10 की 10 सीटों पर जीतने का हम लोग भरसक प्रयासरत हैं, और निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। जी बिल्कुल। बालकृष्ण जी, आप पर ये जो आरोप लग रहा है कि आपने जनता को, आप ही लोगों ने बेवकूफ बनाया है। देखिए, मैं बता दूं, मैं बहुत गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं कि इनका चरित्र समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए तो कहा जाता था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उस पे बैठा गुंडा। अभी सपा के नगर अध्यक्ष के द्वारा अयोध्या में जिस प्रकार से एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, ये समाजवादी पार्टी के और इंडी गठबंधन के इनके चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार का कृत्य इन लोगों का इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों को लेके, महिलाओं को लेके, दोनों का शोषण जिस प्रकार से इनके द्वारा किया जाता रहा है, ये प्रदेश और देश की जनता बहुत स्पष्ट पूर्वक गंभीरता के साथ जानती है। तो जो फिर मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि अंधे के हाथ बटेर जो लग गई, काजिम जी, अंधे के हाथ जो बटेर लगी हुई है, वो बटेर बहुत रह नहीं जाएगी। पुनः इनको जो दिवा स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इनको समझ में आ जाएगा। इन 10 सीटों के उपचुनाव में इनको ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश की जनता का रुख किस ओर है, प्रदेश की जनता चाहती क्या है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें सुशासन चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें गरीबों का उत्थान चाहिए, हमें गरीबों को शिक्षा चाहिए। तो ये सब चीजें प्रदेश की जनता ने तय किया हुआ है। नहीं, बालकृष्ण जी, आप आरोप देखिए, आप आरोप तो लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप आरोप तो बड़े लगा रहे हैं। थोथे और खोखले वादों पे प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। बिल्कुल ठीक है, फटाफट ठीक है। आपने आरोप तो लगाया है, आपने समाजवादी पार्टी जानती है, और उपचुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और विजय श्री का वर्ण करेंगे। ठीक है, आपने इन पर आरोप तो लगाया है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इन लोग के दौर में ज्यादा हुआ, लेकिन आप ये बताइए, सरकार तो आपकी है, यहाँ पर आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं टाइम पर? तो ये सब चीजें हो रही है, आप ही की सरकार है, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे सरकार उनकी है। का एक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जिस प्रकार से त्वरित एक्शन हुआ है, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया है और बुलडोजर चलाने का जो काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने किया है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि समाजवादी अराजकता या समाजवादी लोग जो इस समाज में, इस प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, व्यभिचार फैलाना चाहते हैं, महिलाओं के साथ, युवकों के साथ जो सुशासन की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, कठोर से कठोरतम कार्यवाही उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया है और करके ये बताया है कि समाजवादी और इंडी गठबंधन का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये प्रदेश उससे प्रभावित नहीं हो पाएगा। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुच्छेद में पूरी डिबेट में बुलडोजर चलाया जाएगा? जी बुलडोजर, देखिए बुलडोजर तो चल रहे हैं अनिल शर्मा जी, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आपके दौर में, यानी कि समाजवादी पार्टी के दौर में ज्यादा खुराफात होती थी ये सब चीजें, क्योंकि बयानबाजी ऐसे होती थी जो आपको पता होगा कि कौन बयान देता था और उसको कौन सपोर्ट करता था। लॉ एंड ऑर्डर का समाजवादी पार्टी में बहुत दिक्कत हमेशा से हुई है और ये पूरी जनता जानती है। देखिए लोकसभा का जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है, विधानसभा उत्तर प्रदेश, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारे साथ इस पूरी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए और तमाम गेस्ट और भी जुड़ गए। राजेश आनंद जी, ये बताइए कि यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, आपको बता दें कि पिछली बार और उससे पहले मीरापुर में 2022 में आरएलडी 1 लाख वोटों से जीती थी और बीजेपी 80,000 वोटों से
वहां पे रह गई थी और कांग्रेस को सिर्फ 1200 वोट मिले थे। और उसके पहले आपको बता दें, खैर सीट में 1,40,000 वोटों से 4 बार से जीत रही है भाजपा। और वहीं पर ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर खेल हो सकता है। क्या कहेंगे पूरे इस एनालिसिस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी सारी सियासी पार्टियों का जो रणनीति तैयार शुरू हो गई है, इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सियासी का जो पारा है वो उच्चतम डिग्री पर चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जो बैठक की थी अपने 10 चुनावी सभा को लेकर, उसको लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट जो है वो मिल्कीपुर है, अयोध्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे एक काला धब्बा लगा है अयोध्या की सीट हारने को लेकर। अब अयोध्या में ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी के सांसद इस बार चुने गए हैं, जिनकी वजह से ये रिक्त हुई है सीट। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे जो बैठक की उसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, संगठन के अध्यक्ष मौजूद रहे, संगठन मंत्री अध्यक्ष रहे, उपस्थित रहे। सभी के जिम्मे 2-2 सीट उन्होंने दे दी है। मिल्कीपुर और कटहरी, अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा जो सीट है, ये 2 सीटों की कमान मुख्यमंत्री ने खुद संभाली है और इसको लेकर वो 2 दिवसीय दौरे पर इस समय अयोध्या में है। और भाजपा के लिए मिल्कीपुर और कटहरी, ये दोनों सीट तो ऐसे 10 के 10 महत्वपूर्ण लगती है, पर इन 2 सीटों पर भाजपा की प्रतिष्ठा फंसी हुई है और इसका जीतने के लिए भाजपा ने सारी रणनीति रची। पिछली बार 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जो अभी चुनाव होने वाला है। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। 10 में से 10 आपका एम है, लेकिन आपको बता दें 5 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास है और कुछ तो गढ़ है। कैसे इसको देखते हैं? सबसे बड़ा तो मुद्दा और सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के सामने यही है। बालकृष्ण पांडे जी, कह दूं गंभीरता के साथ कि हमारे लिए जिस तरीके से विपक्ष का इंडी गठबंधन का जो चाल चरित्र चेहरा है और जिस तरीके से समाज में इन्होंने कुव्यवस्था, कुशासन या न रहने के बावजूद भी इनके विचारधारा के जो समर्थक लोग हैं जिस प्रकार का कुकृत्य समाज में फैला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि प्रदेश की जनता इनके काले कारनामों से बहुत ठीक तरीके से वाकिफ है। और एक तरफ देखिए, एक तरफ पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार का दंगाई चरित्र है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का सुशासन है, एक तरफ पूर्व की सरकार का भ्रष्टाचार है, पूर्व की सरकारों की अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार का जो पारिवारिक चरित्र है, सैफई खानदान को मजबूत करने का चरित्र है, वही योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के सुशासन के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। प्रदेश की जनता बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को जानती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुशासन, विकास संभव है और समाजवादी पार्टी को जब भी सफलता प्राप्त होती है तो उस कालखंड में अराजकता, दंगा और तमाम प्रकार की महिलाओं के साथ व्यभिचार, ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों का अंतर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक से जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता तो सब जानती है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, सबसे अयोध्या से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। राम मंदिर गए और हमारे साथ इस पूरी खबर पर कृष्ण मंदिर के पक्षकार भी जुड़ चुके हैं, मनीष यादव जी। क्योंकि देखिए, मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से रहा है भाजपा के लिए वोटों में तब्दील होने के लिए। और कृष्ण मंदिर से पक्षकार, इस पर आप क्या कहते हैं कि जो मंदिर का इशू है इससे कुछ होगा? क्योंकि अयोध्या में कुछ नहीं हो। मनीष यादव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनीष यादव जी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, अयोध्या में मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना रही थी भाजपा, लेकिन उस मुद्दे से कुछ इतना हासिल नहीं हुआ। तो अब कृष्ण जन्मभूमि, जाहिर सी बात है, एक दूसरा एक पैरेलल मुद्दा है। इससे क्या फायदा होगा या ये मुद्दा सिर्फ एक रिलीजियस, धार्मिक मुद्दा रहेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग ना मथुरा कभी हारे हैं
और न अयोध्या हारे हैं, हम फैजाबाद हारे हैं। और फैजाबाद में जिहादियों को ये लोग जिस तरीके से भ्रमित किया इंडिया अलायंस के लोगों ने, और एक कम्युनिटी के बीच में उन लोगों ने संविधान को लेकर जो भ्रम फैलाया, जनता उस भ्रम से बाहर आ चुकी है, जनता को सारी सच्चाई सामने मालूम आ जा चुकी है। और ये धार्मिक मुद्दे के साथ साथ लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, फिर वो चाहे अयोध्या का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो। हम लोग अयोध्या हारे ही नहीं। आप अयोध्या विधानसभा उठा के देखिए, अयोध्या हम लोग हारे ही नहीं। अयोध्या नहीं हारे, लेकिन राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, उसकी वजह से कुछ हासिल नहीं हुआ। अवधेश जीत गए और जनता पर इल्जाम लग गए उसके बाद। अब इस बार क्या करेंगे? अब अयोध्या में सीएम योगी जा रहे हैं, वहां पर हर चीज हो रही है, लेकिन उससे मैसेज तो जनता के पास नहीं पहुंच रहा। मुद्दे उससे भी बड़े मुद्दे बन चुके लग रहा है, जो कांग्रेस और अलायंस उठा रही है। वही मैं कह रहा हूं कि ये अयोध्या के राजा जिन्हें इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, ये उसी अयोध्या के राजा का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि 12 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ। हम लोग अयोध्या नहीं, अयोध्या जीते हैं। जो लोग कल तक कहते थे कि प्रभु श्री राम पे प्रश्न चिन्ह उठाते थे, आज वो अयोध्या चिल्ला रहे हैं। इससे ज्यादा क्या प्रमाण दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम के आने से लोगों में ये जन भावना का ये विषय रहा है। जो लोग मानने को नहीं तैयार थे, जो लोग कहते थे कि भगवान श्री राम है ही नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, आज वो जय श्री राम चिल्लाते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जी ये वही लोग हैं जो प्रभु के होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो कहते थे न राम है, न कृष्ण, न भोलेनाथ है। आज ये कहते हैं, आज ये जगह जगह कह रहे हैं कि भगवान राम ने हरा दिया, भगवान राम ने हरा दिया। अरे दुष्टो, शर्म करो। तुम्हें आज ये कबूलने पे मजबूर होना पड़ा कि भगवान राम भी हैं, अयोध्या में भी हैं, और हम लोग हारे हैं फैजाबाद में। और जिस तुष्टीकरण को ये लोग फैलाने में सफल हुए, वो उपचुनाव में इनको धराशाही कर दिया जाएगा। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा बनेगा मंदिर एक बार फिर से उपचुनाव में भी और आगामी विधानसभा में भी बन सकता है। कांग्रेस से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश योगी के खिलाफ कौन सा चक्रव्यूह बना रहे हैं। आपको काजिम जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे एक जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपने एक विषय उठा दिया है। जी निश्चित मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक सांस्कृतिक पार्टी है। सांस्कृतिक पार्टी के लिए और अयोध्या, मथुरा और काशी ये हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारे अस्मिता के प्रतीक हैं। तो ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम एक सांस्कृतिक पार्टी होने के नाते, सांस्कृतिक दल होने के नाते, राष्ट्रवादी दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनके उन्नयन का, उनकी मजबूती का प्रयत्न किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है, यह हमारा एक जो हमारा चरित्र है भारत का, भारत के चरित्र को उठाने का मुद्दा है। इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा ना कहिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सांस्कृतिक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से होता रहा है, काफी समय हो गया इसको। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आपको भी पता है, आप पर आरोप इसी का लगता आया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण आप ही लोग करते हैं। नहीं तो वो चाहते हैं कि जो हिंदुओं के धर्म स्थल है टूट के मस्जिद बन जाए। उनकी इच्छा ही है, तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण वो इसको आधार देते हैं। हम तो कहते हैं कि जो जहाँ पे जिसकी भावनाएं जहाँ पे हैं और उसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक रूप से खड़ी रहेगी, सांस्कृतिक चेतना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो असली में तो इनका मुद्दा इनका है कि जो चीजें, जैसे जामा मस्जिद पे थोड़ी कोई अतिक्रमण करने जा रहा है, वहां का विषय थोड़ी है, लेकिन राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और हमारे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का जो विषय है, क्योंकि हमारे लिए सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं ये सब तीर्थ स्थल, इसलिए इन पे बात होती है और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाती रही है। बालकृष्ण जी, इन सब मुद्दों को लेकर योगी जी ने सख्त कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो जनता के बीच जाएं और विपक्ष के गुमराह करने वाली जो बयान है, गुमराह करने वाली जो चाल है, उससे जनता को अवगत कराएं। और कार्यकर्ताओं से कहा है कि 13 से 15 अगस्त जो तिरंगा अभियान है, उस तिरंगा अभियान के तहत हर घर जाकर सरकार की योजनाओं का और विपक्ष के गुमराह करने वाले बयान की राजनीति से कार्यकर्ताओं को और घर घर को अवगत कराने के लिए कहा है।
इन सब चीजों को करने के लिए कार्यकर्ता कितने तैयार हैं और कितना ये है, इसी को मथने के लिए उन्होंने हर मंत्रियों को 2-2 सीट जिताने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है। कार्यकर्ताओं को निकलना पड़ेगा और चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये सब एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती, जनता कुछ नहीं जानती। आपको जनवाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का परिणाम बता रहा है कि जनता कुछ नहीं जानती। बिल्कुल। और इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी, जो अभी चुनाव, आगामी उपचुनाव आने वाले हैं, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए, देखिए कई ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी पहले से जीत रही है। आपको बता दें, बहरहाल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 1.5 लाख वोटों से जीते थे अखिलेश यादव। वहीं पर मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद 1 लाख वोटों से जीते थे। कुंदरकी में 2012 से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 1,25,000 वोटों से जीती थी। इन पूरे किलों को कैसे आप कायम रखेंगे, अपने गढ़ कैसे बचाएंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से बड़ी बड़ी टीम उतर गई है, हर सीट पर 2 मंत्री हैं। काजिम भाई, जहां तक बड़ी बड़ी टीम उतारने का है, तो बड़ी टीम से कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अंतर्विरोधों में घिरी हुई है और सभी बड़े नेता एक दूसरे को सहमत देने के खेल में जुटे हुए हैं। कोई दिल्ली का आदमी है, कोई बाबा का आदमी है। बाबा खुद जो है दोनों उप मुख्यमंत्रियों से, प्रदेश संगठन से परेशान है। तो ये जो एक तरह से आप देखिएगा अभी इधर बीच कह सकते हैं खामोशी से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है। हमारे बड़े भाई राजेश जी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह पिछले कुछ दिनों में लगातार उठक चल रही थी। लेकिन जो खामोशी में देखे, राजनीति में खामोशी और समुंदर की खामोशी में एक बड़ा साम्य होता है। जब ये खामोश होते हैं तो किसी बड़ी अनहोनी का आगाज करते हैं, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। विशेष रूप से 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई, उस उथल पुथल के बाद जो खामोशी है, उपचुनाव के बाद ये बिखर जाएगा कुनबा। अब उपचुनाव की स्थिति आप हमसे पूछ रहे थे, जैसे कुछ सीटों का आपने नाम लिया, ये सही है कि उन परिस्थितियों में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब तमाम तरह से गुमराह करने में उत्तर प्रदेश की जनता को कामयाब हो गए थे, तब ये बड़ी लीड थी। आज की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें जनता इनकी गुमराहियत को, इनके जो वादे किए थे, जो वादा खिलाफी इन्होंने किया, उसको समझ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2024 के जो आम चुनाव हुए, तो जो बुनियादी सवाल उस समय थे जिनको लेकर के हम लोग या हमारा पूरा इंडिया गठबंधन जनता के बीच में गया था, वो सारे बुनियादी सवाल यथावत बने हुए। उन पर एक भी काम जो इनकी सत्तासीन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, ये ठीक है कि नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस नैरेटिव को आप देखिए, जनता पहले ही नकार चुकी है। चुनाव में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के भाषणों से उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया, या मुख्यमंत्री जी ने कभी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। जो आज कर रहे हैं यही पूरे चुनाव के दौरान करते हुए नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको सबक सिखाया। ये तो शुक्र है कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, जैसे तेलंगाना हो गया जहां इनकी सरकार नहीं थी, उड़ीसा हो गया जहां इनकी सरकार नहीं थी, हिमाचल हो गया जहां इनकी सरकार नहीं थी, वहां से आशातीत सफलता नहीं मिली, नहीं तो शायद आज भी विपक्ष में बैठ रहे होते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। बालकृष्ण जी, इनका ये आरोप है कि कुछ अनहोनी का आगाज हो सकता है, क्योंकि इतनी खामोशी है भाजपा में। मैं बताता हूँ, धर्मेंद्र जी वास्तव में एक खानदान के प्रवक्ता हैं, सैफई खानदान के। तो खानदान में अनहोनियां होती रही हैं, बेटा बाप को धक्का मारता रहा है, चाचा को धोखा देता रहा है, तो इस प्रकार की अनहोनियां इन्होंने परंपरा में देखी हुई हैं। तो ये उसी अनहोनी की बात कर रहे हैं। एक बात और कहते हैं कि खामोशी है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए, इनके बलात्कार के आरोपी नगर अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरीके से 12 वर्ष की एक बच्ची के साथ जो उसने व्यभिचार किया है, जिस प्रकार से ये मामला समाज में आया हुआ है, उसके पूरे जो भी उसका तंत्र है, जो उसने तंत्र अपना विकसित कर रखा है, बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। तो धर्मेंद्र जी खामोशी, हमको देखिए, अभी वो आपसे इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए। अनिल शर्मा जी, पहले सुन लीजिए। पहले देखिए, कांग्रेस का एक चीज हो गया, जब से लोकसभा जीतने के बाद से सुनती नहीं है कांग्रेस। आप पहले सुन लीजिए।
बालकृष्ण जी बोलिए। जी, जो जिस प्रकार का अनाचार के खिलाफ जो बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, ये खामोशी की निशानी नहीं है। खामोश तो आप हैं, क्योंकि अनाचार, व्यभिचार, कुशासन, दंगा ये आपके रक्त में है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चरित्र में है, जिसका आप खुलेआम प्रदर्शन करते हैं और उसमें बाबा का बुलडोजर धमक रहा है। और बाबा का बुलडोजर धमक रहा है, अनिल शर्मा जी बताइए इस पर। और इस बुलडोजर की धमक निश्चित रूप से आपको तकलीफ दे रही है। इनका बुलडोजर तो धमक रहा है, समाजवादी पार्टी पर जो अभी आरोप लगाए हैं, जो रेप कांड हुआ है उस पर घिरी हुई है समाजवादी पार्टी, बुलडोजर तो वहां धमक रहा है, क्या कहेंगे इस पर? रेप कांड में फंसे, यहाँ उन्नाव के अंदर आपके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष फंसे, उनके बारे में ना बताएंगे आप जहाँ घिरे हुए हैं उनको नहीं चर्चा में लाएंगे, दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम बीजेपी के लोग जरूर करेंगे। हाथरस में बेटियों के साथ जो घटना हुई उसमें बीजेपी के लोग नहीं बोले, उन्नाव कांड हुआ वहां नहीं बोले, वहां लोगों को दबाने का काम, हाथरस कांड के अलावा और भी जगह कांड हुए, आप वहां दबाने का काम करते हैं, अपने लोगों को बचाने का काम आप करते हैं, आरोप सपा, कांग्रेस और अन्य दलों पर लगाते हैं। अरे जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपकी जनता के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कानपुर में उन मां बेटियों को जलाकर मार देने का काम भी आपकी बुलडोजर की बाबा नीति ने किया, तब आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली, क्या दही जम गया था तब? बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं बालकृष्ण जी आप पर, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं, कैसे आप बचेंगे इन आरोपों से? वो गलत नहीं कह रहे हैं, आपकी चुप्पी कहीं सिलेक्टिव होती है काफी। आपका एक नहीं, हमारी चुप्पी सिलेक्टिव नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दंगा करा रहा था और वहां कत्लेआम हो रहा था, जिसमें 70-75 लोग मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, 76,000 लोग करीब घर बार छोड़ के भाग गए थे। तो उस समय इंडी गठबंधन वाली यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 200 से ज्यादा प्रदेश में दंगे कराने वाली सरकार क्या बोलेगी? ठीक है, धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, धर्मेंद्र जी का जवाब सुन लेते हैं इस पर। धर्मेंद्र जी बोलिए। बालकृष्ण जी ये दंगा कराने वाली पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम बैठे हैं, गुजरात प्राइवेट कंपनी लिमिटेड प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। महिला सुरक्षा करने की बात करने का हक इनको कहां से मिल गया? ये कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले, हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार को भी जो नहीं होने दिया, और तो और IIT BHU में जब बच्ची के साथ रेप करने वाले इनके पार्टी के लोग कभी जवाब नहीं महरूम रखने वाली सफाई खानदान के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि हे पारिवारिक प्रवक्ता, आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको किस प्रकार से पुनः भगाएगी और आपको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि वो अराजकता। धर्मेंद्र जी देखिए, जात और धर्म की राजनीति तो शायद आप लोग कर रहे हैं, जात और धर्म की राजनीति भाजपा करती है, झूठ और भ्रम फैलाने आप देखिए, जाति धर्म की राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, पूरी क्लियर है वो कानून। जो नया कानून आया है IPC की जगह पर, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 7 साल से अधिक सजा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, DNA और नार्को टेस्ट मस्ट है। वो एज ए एविडेंस एक्ट एक्सेप्टेड है, पहले के कानून में वो एक्सेप्टेड नहीं था। अगर समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि आप ये बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप नार्को टेस्ट, DNA, अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से जांच कर लें, वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा कर लें, जिससे कम से कम जो असली दोषी हो बच न सके और कोई गलत जेल में जाए। तो इसमें क्यों इंक्रीमेंट लग रही है? आप क्यों नहीं कराना चाहते? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दबाव में कुछ छुपाना चाहती है, असली मुजरिमों को बचाना चाहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, बालकृष्ण जी सत्ता के दबाव में आप क्या छुपाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का आरोप लग रहा है। काजिम जी, क्या कहना जी बालकृष्ण जी दूसरे ट्रैक पे चले गए। आपका जो सवाल है, जो धर्मेंद्र जी ने सवाल किया है कि सत्ता के पक्ष में, तो इनको अपडेट मैं दे दूं कि कल उस बच्ची का लखनऊ के KGMC में गर्भपात कराया गया है और उसका विश्वास वो लिक्विड जो DNA के लिए टेस्ट के लिए उसको सुरक्षित रखा गया है और DNA टेस्ट होगा।
ये पुलिसिया जांच में, पुलिसिया रिपोर्ट में ये चीज शामिल है। आने वाले समय में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो होगा। दूसरी चीज जो जाति, जब ये खुद नया कानून लेकर के इनके गृह मंत्री जी बिल्कुल उसी कानून पे प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों के पास रिपोर्ट आ रही है डे टू डे, उसकी मेडिकल बुलेटिन भी केजीएमयू जारी कर रहा है, तो वो अपडेट हो रहा है। रही बात जातिगत राजनीति की, तो धर्मेंद्र जी इसमें सबसे अग्रणी आपकी पार्टी है, क्योंकि मैं न्यूट्रल तरीके से आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और आप कहते हैं पिछड़ा, दलित और पीडीए को। सदन में किसने नाम लिया कि किस जाति और संप्रदाय के लोग हैं? सदन एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, पूरे प्रदेश का नागरिक उसके लिए बराबर है, वो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी दो बच्चों का नाम लेकर के उंगली उठाना उचित था? हिंदुस्तान की राजनीति, केवल क्यों मुख्यमंत्री उन सारे बच्चों के या तो नाम लिया होता कि कौन लोग हैं? धर्मेंद्र जी, हिंदुस्तान में राजनीति में जातिगत राजनीति का ही वर्चस्व चला आ रहा है। पिछले 10 सालों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी इसमें स्थिरता आई थी, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार जातिगत राजनीति हावी हुई है देश की राजनीति में। यह साफ साफ देखने को मिला है, क्योंकि अब जो आगे की राजनीति शुरू हुई है, फिर हर राजनीतिक दल जातीय सम्मेलन कराकर जातियों को साधने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है और वो प्रयास में है। फिर हिंदुस्तान की राजनीति इस बार जो पूरे मुद्दे लग रहे जाति धर्म की तरफ ही हो गए। बिल्कुल पहले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल के चुनाव, लग रहा है काजिम जी मैं बताऊं, पिछले 10 साल के चुनाव सिर्फ धर्म के आधार पे होते थे, हिंदू और मुसलमान। 2024 का चुनाव जो है जातिगत राजनीति, सवाल इसमें सारे हमाम में सारी राजनीतिक दल एक है। नहीं, सवाल ये है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट लेने की फसल कौन बोता था? इसमें आप भी शामिल है, दूसरी बात आपने, जब हम लोग चुनाव में 24 के थे, जब हम महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, लीक होती परीक्षाओं की बात करते थे, मां गंगा को साफ होने के से मुकरने की बात करते थे, तो मां से मंगलसूत्र, मां से मटन, मां से मछली, मां से मुजरा कौन ले आया? सवाल ये महत्वपूर्ण है। जब हम उत्तर प्रदेश में महंगाई की बात करते थे, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो कौन कहता था कपड़ों से पहचानने के बाद बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली कौन इस बात को कहता था? कौन औरंगजेब और पाकिस्तान को लेकर के चुनाव में आया? ये महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग चुनाव में कभी भी विकास के मुद्दे पर एक कदम भी चलने का काम, एक भी जुबान उनकी नहीं खुली। बिल्कुल सुरक्षा पर जुबान। ठीक है, धर्मेंद्र जी, आप ये जो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं चुनाव पर, इस आगामी उपचुनाव पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद भी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा, एक बांग्लादेश का भी मुद्दा चल रहा है, और एक इमेज बनाई जा रही है कि हिंदुओं के लिए वो दिक्कत वहां पे सामना करना पड़ रहा है। अब यहां पर भी वैसे ही पैरेलल मुद्दे उठे हुए हैं। इस पे मनीष यादव जी का मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं इनको कैसे देखते हैं, चुनाव के नजरिए से आप कैसे देखते हैं इनको? आपकी आवाज कट गई थी काजिम जी। जी आवाज कट रही है जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। मेरा यही सवाल है कि क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे मुद्दे उठ गए हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पे सुबह से लेकर रात तक इस पर चर्चा हो रही है, और वही पैरेलल मुद्दे भारत के भी हैं, और मंदिर जैसे मुद्दे यहाँ पर भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो इन मुद्दों को आप चुनाव के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश का तो है ही है, लेकिन इसको सिर्फ बांग्लादेश का ना समझा जाए। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे घर के बगल में कौन सा जिहादी रहता है, हमारे घर के सामने कौन सा जिहादी रहता है, हमारे गांव में कौन सा जिहादी रहता है, हमारे जिले में कितने जिहादी रहते हैं, ये भी समझने की जरूरत है हमें। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आज जितने भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, कहीं भी मंदिर गलत नहीं पाया जाएगा, हर जगह इन जिहादियों का उसके लिए तो कोर्ट है। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश जैसे हालात नहीं है, लेकिन पैरेलल चूंकि मुद्दे वैसे ही उठते हैं, उनके लिए तो कोर्ट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है, तमाम चीजें, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि जो अल्पसंख्यक हैं
वो जबरदस्ती दबंगई गुंडई से कब्जा किए बैठे हैं, और जो बहुसंख्यक हैं वो न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है इस देश में। मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ इतना पहचान लें कि हमारे घर के बगल में कोई जिहादी तो नहीं रहता, हमारे कैसे देखते हैं अनिल शर्मा जी आप ये जो कमेंट्स कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जिहादियों को पोषित करने वाली पार्टियां हैं? ठीक है मनीष शर्मा जी के लिए ठीक है मनीष जी बिल्कुल इंडिया अलायंस जिहादियों को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाली पार्टी कि अपने पास पड़ोस रहने वाले इस देश की एक आबादी के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स को ये जिहादी और नफरती कह रहे हैं। आप अपने आसपास पड़ोस देख लीजिए, ये देश कैसे शांत रहेगा जब इस तरह की सोच और इस तरह की विचारधारा मथुरा पे कब्जा करने वाला जिहादी नहीं है। ठीक है समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है इस वक्त, समय की बहुत कमी है। और प्राइम डिबेट में तमाम मुद्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, तमाम मुद्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उपचुनाव को क्या इम्पैक्ट करेगा और क्या नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। आगामी उपचुनाव होने और कहीं ना कहीं योगी और अखिलेश और तमाम बड़े बड़े नेताओं के लिए चैलेंज है कि कैसे जीतें। लेकिन इन चैलेंजेस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा जो है, प्राइम मुद्दा जो है वो पब्लिक का मुद्दा। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, अब वक्त बताएगा कि आखिर किस तरफ जो वोट है वो जाता है। प्राइम डिबेट में आज के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत।